करो ऑन। अच्छा जी, अभी बस आवाज पे गुजारा करें। बुलाओ। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कैश। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसका प्रॉफिट हो, उसके पास कैश ना हो? अब कॉलेज वाले कहते हैं जी हमने क्लासों में बिठा के 100 बच्चों को पढ़ा दिया, हर क्लास में 100 बच्चे पढ़ा दिए और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक स्टूडेंट ने पैसे नहीं दिए। तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट तो कमा रही होगी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अभी इनके पास क्या नहीं आ रहा। तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कंपनीज में ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट कमा लेती हैं, लेकिन डेटर ज्यादा होने की वजह से कैश नहीं आता। तो कोई कंपनी अगर ऐसी है जिसके पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं लेकिन कैश नहीं है, देख लो उसको, देख लो, क्लास के बाद भी आपको करके दिखा देंगे। तो अगर एक ऐसी कंपनी है हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था, वो डिविडेंड कैसे देगी? प्रॉफिट डेबिट कैश क्रेडिट या प्रॉफिट डेबिट डिबेंचर पेबल क्रेडिट? बस वो कंपनी कहेगी मैं प्रॉफिट कम करके पैसे दे रही हूं या देने का वादा कर रही हूं। तो बस ये एक डिबेंचर की हमने एडजस्टमेंट की थी डिविडेंड के अंदर, तो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर उन्होंने डिविडेंड दिया था। अच्छा जी, आ रहा है कोई? नहीं आ रहा है? उमर भाई नहीं है तो कैसे सेट करोगे? आप खुद करोगे? आ जाओ, मरहबा। अच्छा, जारी रखें क्लास। अच्छा जी, चैप्टर 7 निकाल लें। चैप्टर 7 में आज जो कलम पढ़े थे, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। दूसरी दोनों क्लासों में नजर आ रहे हैं वैसे? ठीक है। सेकंड लास्ट रो में फीमेल स्टूडेंट्स जगह बना दें, सेकंड लास्ट रो में। अच्छा, इधर करो कैमरा। कल हमने जाते हुए पढ़ा था कि जाने वाली बातें याद रह जाती हैं जो जाते जाते की जाए, आपको पता ही है। कल हमने जाते जाते पढ़ा था कि अलाउंस को और रीइंबर्समेंट को सैलरी में क्या करना है? ऐड। लेकिन एक सूरत में आपने अलाउंस और रीइंबर्समेंट को सैलरी में ऐड नहीं करना, अगर वो किस पर्पस के लिए हो? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। तो रीइंबर्समेंट की मैंने एक मिसाल दी थी आपको, वो जरा आप लिख लें। आप एम्प्लॉई वॉज कमिंग टू ऑफिस, लिख लें, आप भी लिख लें। एम्प्लॉय वॉज कमिंग टू ऑफिस and employer said please bring a USB for my office, please bring a USB पता है ना, वो डाटा शेटा उसमें होता है। प्लीज ब्रिंग अ USB for my office of 4,000 of 4,000। when employee handed over, क्या USB या अपनी जान? USB। when employee handed over, employer reimbursed him। AC चलवा दो यार ये, नहीं फिर आप आगे रो बदल लें। when employee handed over the USB, then employer reimbursed him, कितने पैसे जी? employer reimbursed him ₹4,000। आप ना थोड़ा इधर हो जाओ, आप ना इस साइड पे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इस रो में से जिसने पीछे आना पीछे आ जाए, अगर इसी का डायरेक्ट हुआ पड़ी है। अच्छा, एम्प्लॉयर reimbursed him ₹4,000। मैं आधा मिनट दे रहा हूँ, सेटिंग कर लें, कल से पहले से ऐसी जगह बैठा गया जहाँ थ्रो ना पड़े। ठीक है जी, लिख लिया। अब आप मुझे बताएं, जल्दी करें, पॉज करो जी, शुरू करो। एम्प्लॉयर ने कितने पैसे रीइंबर्स किए एम्प्लॉय को? 4,000।
आप बताइए, ये जो रीइंबर्समेंट हुई है एम्प्लॉय को, तो क्या इसकी कोई ज़ात को फ़ायदा हुए या दफ्तर के काम में ही पैसे खर्च हो गए थे? दफ्तर के काम में पैसे खर्च हो गए थे। तो लिखें दिस रीइंबर्समेंट इज नॉट टैक्सेबल। ये रीइंबर्समेंट टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये किस मकसद के लिए है? फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। माशाल्लाह, हाइब्रिड क्लास में आते रहें, एंड तक आते रहा करें। ओके अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होने लगी है, कल वाली रिवीजन भी होगी उसमें। अलाउंस। अलाउंस का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था? लगा बंदा कैश। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश दे देता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं भाईजान आप ऐसा करो कि आप ये मेरी तरफ से क्या पकड़ लो जी, लगा बंदा कैश। और अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये नहीं पूछता कि आपने खर्चा कितना किया, इसलिए ये अलाउंस रीइंबर्समेंट से डिफरेंट है। अलाउंस भी दो किस्म का हो सकता है, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी एंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। अलाउंस दो किस्म का हो सकता है, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी एंड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी का मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय ने वो पैसे घर के कामों में इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, महंगाई अलाउंस दिया, और कल हमने काफी सारी मिसालें पढ़ी थी, यूटिलिटीज अलाउंस दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा, सब्र कर दें जी मोहतरम। हाँ, वो हेल्थ बेनिफिट के लिए ऊपर अलग सेक्शन है पूरा, वो अलग है, वो गाड़ी पे पूरा सेक्शन अलग है, वो पूरा सेक्शन अलग। अच्छा जी, नेक्स्ट। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश दिया। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देने के बाद पूछेगा कि तुमने ये अलाउंस के बदले कितना किराया पे किया घर का? नहीं पूछेगा। ये अलाउंस की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर ऑफिशियल ड्यूटी जो अलाउंस है ये दो किस्म का हो सकता है। एक हो सकता है वन ऑफ टाइप, वन ऑफ टाइप की कई मिसालें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाई नोट करने का टाइम दिया जाएगा, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, अभी मैं पर्चियां बना के बांट देता हूं सब पे, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। एक अलाउंस हो सकता है ऑफिशियल ड्यूटी वाला वन ऑफ टाइप। वन ऑफ टाइप का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम ये पकड़ो 2 लाख रुपया और तुम कराची के अंदर बिजनेस मीटिंग अटेंड करके आ जाओ। क्या अब ये हर महीने दिया जाता है या एक दफा दिया गया है? लेकिन ये 2 लाख देने के बाद एम्प्लॉयर उससे पूछेगा नहीं कि तुम्हारा खर्चा कितना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर पहले ही अंदाजा लगाया होगा बाय एयर जाएगा इतना खर्चा होगा, होटल में रहेगा इतना खर्चा होगा, खाना खाएगा इतना खर्चा होगा। तो कुछ अलाउंसेस हैं वो किस मकसद के लिए दिए जाते हैं? फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। और ऑफिशियल ड्यूटी में भी उनकी नेचर क्या होती है? वन ऑफ टाइप। अच्छा, अगली चीज, वन ऑफ में एक एफ आएगा ना मेरे ख्याल से, जो भी है बेटा छोड़ें। अच्छा, अगली मिसाल, क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, थोड़ा सा आगे हो जाओ ना, बस हिली तो गिर जाओगे, तो नीचे हुक देखो, लटका सकते हो, हुक है नीचे, हुक है नीचे, हटो जरा मत है हुक, ओ यार कमा। अच्छा जी, वन ऑफ टाइप अलाउंसेस की और मिसालें सुने। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल साहब ने किसी को कहा, किसी ऑफिस बॉय को, कि आप जाओ और ठोकर पे एक इदारा है, भाई को नाम आता है ठोकर नहीं, आई कैप, न्याज बेग, बिल्कुल न्याज, वहां बांटी। अच्छा, तो ठोकर के ऊपर एक इदारा है आई कैप, वहां जाओ, वहां से बच्चे ही बच्चे पेपर देकर निकल रहे होंगे, तो उनको तुमने एडवर्टाइजमेंट करनी है और अपने कॉलेज के अंदर बुलाना है। आप प्रिंसिपल साहब उसे कहेंगे भाईजान ये पकड़ो आप 2000 रुपया, आने जाने का तुम्हारा खर्चा, वहां खाना खाने का खर्चा, ये अलाउंस पकड़ लो। क्या ये अलाउंस घर लेके जाएगा या दफ्तर के काम में इस्तेमाल करेगा?
दफ्तर के काम में इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये पैसे क्या हर महीने उसको दिए जाते हैं या वन ऑफ टाइप हैं? वन ऑफ टाइप हैं। इसी तरह प्रिंसिपल साहब ने किसी और बंदे को कहा कि भाईजान आप ऐसा करो, आप जो है वो एफएससी के पेपर हो रहे हैं, वहां जाके एफएससी वालों को बताओ कि एक हमारे पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो 5.5 साल के अंदर हो जाती है। तो नहीं, क्या मतलब यही है ना, और क्या है? वो आप अगर गलत सोच रहे हैं तो वो आपका अपना है मसला, इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो 5.5 साल के अंदर एक क्वालिफिकेशन हो जाती है जिसका नाम क्या है? सीए। डर क्यों रहे तू? तो आप बताएं, ये जो एफएससी के पेपर के लिए प्रिंसिपल साहब ने उसको कोई 5,000 रुपया दिया कि यार आप लाहौर शहर से गुजरांवाला शहर वालों को बताओ कि आके लाहौर के अंदर क्या करें? सीए करें। तो क्या ये जो 5,000 रुपया दिया, इट इज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी? जी बिल्कुल। लेकिन इसकी नेचर क्या है? वन ऑफ या हर महीने मिलेगा? लेकिन क्या ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो अलाउंस है वो फिक्स्ड भी मिल सकता है पर मंथ? जी बिल्कुल, फिक्स्ड भी मिल सकता है, पर मंथ, पर डे, पर एनम, पर वीक, ज्यादा हो जाएगी पर, और फिर तुम्हें पर सेकंड पे आ जाना है। ये वन ऑफ नहीं होगा, या एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी। उसकी क्या मिसाल हो सकती है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि दफ्तर के कामों के लिए हर महीने 10,000 रख लिया करो, बस बात खत्म। दफ्तर के कामों के लिए हर महीने, क्या ये वन ऑफ है या हर महीने मिलेगा? हर महीने मिलेगा। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम्हारी बेसिक सैलरी है ₹1,00,000, उसका 3% अलाउंस तुम्हें मैं दे देता हूं। ₹1,00,000 तुम्हारी बेसिक सैलरी है, उसका 3% 3,000 मिल रहा है, ये परसेंटेज ऑफ सैलरी लगा के मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करूंगा। तो ये भी पर मंथ टाइप ही हो गया ना। लेकिन कैलकुलेट कैसे हुआ? रुपीस में या परसेंटेज लगा के? तो जो अलाउंस वन ऑफ टाइप हो और दफ्तर के काम के लिए दिया जाए उसको हम अलग रखा करेंगे, और जो अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हो और वन ऑफ टाइप ना हो बल्कि हर महीने, हर हफ्ते, रोजाना या सैलरी पे परसेंटेज लगा के, उस अलाउंस को हम क्या रखा करेंगे? अलग रखा करेंगे। पुराने जमाने में आज से 1 साल पहले तक ये वाला अलाउंस टैक्सेबल होता था और ये वाला अलाउंस टैक्सेबल नहीं होता था। लेकिन 1 साल से इस अलाउंस की भी लॉ मेकर ने 2 कैटेगरीज बना दी हैं और लॉ मेकर ने इस वाले को टैक्सेबल कर दिया। अब ये भी टैक्सेबल है और ये भी क्या है? द रीजन इसके एम्प्लॉयर्स कुछ 2 नंबरियां कर रहे थे, वो हर महीने एम्प्लॉय को 5,000 देते थे ऑफिशियल ड्यूटी के नाम से, लेकिन असल में वो ऑफिशियल ड्यूटी कोई नहीं होती थी, बस एम्प्लॉय घर ही लेके चला जाता था। तो अगर आप पर मंथ उसको कुछ पैसे दे रहे हैं या सैलरी का पार्ट एंड पार्सल बना के कुछ पैसे दे रहे हैं, सैलरी का पार्ट एंड पार्सल बना के कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वो शायद लॉ मेकर ने सोचा कि ये जरा ज्यादा हो जाएगी, ये ऑफिशियल ड्यूटी कहने के बावजूद भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं लग रहा, तो इसको क्या कर दो सैलरी में। हाँ, वो जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अपनी जगह है कि ऑफिशियल ड्यूटी के पैसे सैलरी में ऐड नहीं होते। लेकिन आज पता चला ये कौन से वाले वन ऑफ या जो पार्ट एंड पार्सल है सैलरी का वन ऑफ। अभी आप लोगों ने मेरे से सवाल नहीं पूछना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाने लगा हूं, वो सॉल्व करते हैं। पहले ये नोट कर लें। वो भी ऑफिशियल ड्यूटी समझ लो। अच्छा, अगर व्हाइट बोर्ड के साथ हर क्लास में एक जूता पड़ा हो इधर हील वाला, तो फिर पढ़ते रहेंगे साथ साथ। जैसे ही अच्छा चले आगे चलते हैं फिर। ओके, कौन सा वाला ऑफिशियल ड्यूटी वाला अलाउंस आपको जस्ट लाइक सैलरी टाइप लग रहा है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी, जो हर महीने मिल रहा हो, हर हफ्ते मिल रहा हो, रोजाना मिल रहा हो, या सैलरी पे क्या लगा के मिल रहा हो। लेकिन अगर कोई वन ऑफ टाइप मिल रहा हो कभी कभी, तो उसको आपने सैलरी में ऐड नहीं करना। चलें जी, नोट करें, ये सवाल नोट करें। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और इसका सोल्यूशन करें।
उसके लिए भी 1 मिनट है। जल्दी करें, सवाल नोट करें। ये सैलरी आपने साल की निकालनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सवाल ना बेहतर है रजिस्टर पे नोट कर लिया करो, डायग्राम में किताब पे, सवाल रजिस्टर पे। बुक किधर है? बुक, हाँ जी लेनी है, कब लेनी है? ये नई बुक है पुरानी? पुरानी क्या फ़ायदा है इसके, चेंज करें। स्लाइड की तरफ ले जाते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल लो हो जाती है। किसकी तरफ ले जाता है? जब ये स्लाइड की तरफ ले जाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल लो हो जाती है, वो थोड़ी इंक्रीज अभी इस वक्त लो ही है। जब वो टाइप वो आता है ना भाई कैमरा ज़रा वाइट बोर्ड की तरफ करो। यहाँ पर नहीं, जब वैसे आप बुक को बंद करते हैं ना तो तब वो डार्क हो जाता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट पहली रो से उठे, पहली रो वाला स्टूडेंट उस क्लास से उठे। भाईजान आप जिसका सर नज़र आ रहा है, हाँ हाँ उठ जाए उठ जाए उठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप उधर लैपटॉप के पास जाएं, आप लोग अपना काम करें। उधर करो कैमरा, कैमरा उधर करो। भाई बुक की तरफ लेके जाओ, थोड़ा सा दाएं बाएं करो इसको। ज़बर यार छिक के रखा हुआ है ज़बर। इसको एक्सपैंड करो। क्या कहते हो, जूम इन कहते हो, आउट कहते हो? चलो बड़ा करो, जो भी है करो करो। और ठीक है, वो बार बार सेटिंग बदलेगा, उसमें ज़्यादा मसला होगा। जाके बैठ जाओ, इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपका सेशन लगेगा। ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी बताना कोई शुरू तो यार, हद होगी, टाइम ज़ाया करे बच्चा। जी कितने लोगों ने सॉल्व कर लिए? गुड गुड, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। जल्दी करें। भैया एक मिनट लें आप, ज़्यादा क्या, कॉन्सेप्ट तो आप समझ लिया, बस अप्लाई करें इसको। जी बेसिक सैलरी पर मंथ 1 लाख, हाउस एंड अलाउंस पर मंथ 30,000। इसको तो बस ऐड करें ना, हाउस एंड अलाउंस को। हेडिंग क्या देंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। जी बेसिक सैलरी कितना हो गया? 12 लाख। अच्छा कुछ लोग अभी सवाल नोट करें, हद होगी। आधा मिनट दे रहा हूँ मैं और, आधा। अच्छा सॉल्व कितने लोगों ने कर लिया? गुड। हाउस रेंट अलाउंस तो बस सैलरी में ऐड कर देना। ये दफ्तर के लिए या घर का है? इसको सैलरी में ऐड करें। हाउस रेंट अलाउंस जी बोलें। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय साल में 12 महीने, 3,60,000। ये जो अलाउंस है आपको क्या लग रहा है? इट इज मंथली, वीकली, डेली और अ परसेंटेज ऑफ सैलरी?
ये कोई वन ऑफ टाइप अलाउंस है या पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी? सैलरी का पार्ट एंड पार्सल बना के दिया जा रहा है, तो इट मींस इट इज लाइक सैलरी, इसलिए शायद लॉ मेकर ने इसको माफ नहीं किया। तो वो कहते हैं ये तुम लोग हर महीने दफ्तर के काम के लिए वो बेसिक सैलरी का 5% ले रहे हैं, ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही, ये कौन से दफ्तर का काम है। तो इसलिए उसको उसने क्या बना दिया, जो अलाउंस सैलरी के परसेंटेज लगा के मिले, ये डायग्राम वैसे मैंने इधर भी बनाई हुई है, जो अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हो और सैलरी की क्या लगा के मिले, परसेंटेज लगा के मिले, उसके बारे में अभी हमने क्या फैसला किया है कि इसको क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे ना जी। अलाउंस फॉर ऑफिस ड्यूटी 12 लाख पूरे पे लगा देना, 1 लाख पे क्यों लगाना? 12 लाख जब साल की सैलरी अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय 5% जी 60। आगे उसको एक और अलाउंस मिला है 6 लाख रुपए का, फॉर अटेंडिंग आ बिजनेस मीटिंग इन फॉरेन कंट्री होना चाहिए ना, ये तो आप इंग्लिश से ही कर लेते होंगे। फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग इन फॉरेन कंट्री, उसको बिजनेस मीटिंग फॉरेन कंट्री के अंदर अटेंड करने के पैसे मिले 6 लाख रुपए, लेकिन उसने खर्च 4.5 लाख किया, क्योंकि बाहर के मुल्क जब गया तो खाला के फुफ्फो की नानी का घर मिल गया इसको, तो उसने सोचा वहां रह लेते हैं, तो शायद इसने खर्चा कुछ बचा लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलाउंस पहले तो नेचर बताएं अलाउंस की है क्या, ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जी बिल्कुल, क्या ये वन ऑफ टाइप है या हर महीने मिलता है सैलरी के साथ? एक बात आपको कल बताई थी जो इस सवाल में मैंने वो टेस्ट की है, वो क्या बताई थी, अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एक्चुअल खर्चे के बारे में नहीं पूछता, अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर एक्चुअल खर्चे के बारे में नहीं पूछता, इसलिए इस खर्चे के बारे में एम्प्लॉयर, आप बता दें एक्चुअल खर्चे को तो इग्नोर करना है, लेकिन 6 लाख को भी लकीली क्या करना है, अच्छा अब इसमें आप अपनी अकल लगाएंगे ना, माशाल्लाह सबके पास ऐसे क्यों देख रहे हो, अकल लगाएंगे ना आप, तो आपको दिखने में लग रहा होगा 6 लाख उसे मिला था, 4,50,000 उसने खर्च किया, बाकी 150 अपनी जेब में डाला और घर ले आया, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉ नहीं कह रहा ऐसा, लॉ का अलाउंस होता ही वो है जिसके बाद एक्चुअल खर्चा ना पूछा जाए। आप बता दें ये जो अलाउंस है ये भी क्या है, फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, लेकिन कौन सा है, वन ऑफ टाइप। ये जो वन ऑफ टाइप ना लॉ में लफ्ज नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से निकाला है बस, वन ऑफ टाइप, तो ये लफ्ज पेपर में नहीं लिखना जी। कितना 6 लाख, लेकिन 6 लाख को ऐड नहीं करना। चलें 16 ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, कितने लोगों ने यही निकाली थी, ओके उधर ही रखो अभी। ओके लेट्स मूव नेक्स्ट, ये अंग्रेजी पढ़ लें भाई, अगर इस चैप्टर में एंड पे नदामत के आंसू बहाने हैं ना तो खुदा का खौफ करें, इसको तो साथ साथ याद करते रहें सैलरी के चैप्टर को। अच्छा जी पढ़ें पेज 82। एन अलाउंस, भाई उस क्लास में बातें ना करें, एन अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस, ये सारे टैक्सेबल हैं। ये वाले सारे इंक्लूडिंग हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटीज, सारे टैक्सेबल हैं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, अलाउंस जो आपने खर्च कर दिया ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, एक्सेप्ट अलाउंस फॉर। लेकिन यहां जो एक्सेप्शन है ना, इससे मुराद है उसको, यहां जो एक्सेप्शन है उससे मुराद वन ऑफ टाइप है। एक्सेप्ट वन ऑफ टाइप, वन ऑफ टाइप अलाउंस को आपने सैलरी में ऐड नहीं करना। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। एनी अलाउंस, बस ठीक है, सोलली एक्सपेंडेड काटे हैं बस। एनी अलाउंस इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। अब वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहे अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ऑफिशियल ड्यूटी वाला अलाउंस अगर ऑफिशियल ड्यूटी का भी हो तो इग्नोर कर देना है और आपने उसको इनकम में ऐड करना है, उसको ऑफिशियल ड्यूटी का नहीं कहना जिसमें यह बात पाई जाए। क्या बात पाई जाए? डज नॉट इंक्लूड मतलब कि ये अब आपने इस ऑफिशियल ड्यूटी टाइप नहीं समझना, वन ऑफ टाइप नहीं समझना। अलाउंस विच इज पेड इन, अलाउंस विच इज पेड इन, अलाउंस विच इज पेड इन महीने की तनख्वाह। यानी एम्प्लॉयर कहते हैं मैं तुम्हें ₹1,00,000 दे रहा हूं, इधर आओ, इसी में 2,000 तुम्हारा जो है ना वो ऑफिशियल ड्यूटी वाला भी है। विच इज पेड, आगे क्या लिखा हुआ है? एज अ पार्ट नहीं लिखा हुआ। विच इज पेड आइन, विच इज पेड आइन मंथली, जो मंथली सैलरी के अंदर ही पे किया जा रहा है। तो फिर तो ये मंथली टाइप कोई चीज है, ये तो फिर ऑफिशियल ड्यूटी वाला नहीं है, तो धोखा है। एनी अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी और आ फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस हमने पढ़ लिया, फिक्स्ड पर मंथ, पर डे, पर वीक, और आ परसेंटेज ऑफ सैलरी। फिर इसके साथ सलूक क्या करना है? इसको सैलरी में क्या करना है? ऐड करना है। अगली एक और बात उसने की है, वो मैंने आपसे यहां व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस नहीं की, वो आसान सी बात है। बहरहाल पहले ये लिख लें, ये 1 और 2 वाले जो हैं ये टैक्सेबल है, हालांकि ऑफिशियल ड्यूटी के हैं लेकिन ये टैक्सेबल है। वजह क्या है? बेसिक्स मंथली सैलरी का पार्ट बन के या परसेंटेज ऑफ सैलरी लगा के मिल रहे हैं। पॉइंट 2 जरा खुद समझे, पढ़े। एक मिसाल देता हूं अजीब सी, इस सवाल में अगर ये लिखा होता कि 6 लाख रुपया जो है, ही रिसीव्ड अलाउंस ऑफ ₹6 लाख फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग इन फॉरेन कंट्री, फुल स्टॉप। हाउएवर द मीटिंग वाज कैंसल्ड एंड एम्प्लॉयर सेड हिम, सखी एम्प्लॉयर था, ओ गाय कीप 6 लाख, अब तुम मुझे वापस करोगे, अच्छा तो ना लगे मुझे, तो तुम्हें 6 लाख को अपने पास। अब क्या ये 6 लाख दफ्तर के कामों में खर्च हुआ या सिरे से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ? अब मेरे ख्याल से इसको क्या करना चाहिए? अब इसको सैलरी में ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब ये फौरन बेगम को फोन लगाएगा, बेगम मैं 6 लाख रुपया लेके आ रहा हूं। बेगम ने शाबाश तैयार रखी होगी। ओके, अलाउंस विच इज नॉट होली और एक्सक्लूसिवली, पूरा का पूरा और एक्चुअली बस नेसेसरीली छोड़ें, बस कितना आप करेंगे। एन अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली और नॉट एक्चुअली स्पेंट, नॉट होली, नॉट एक्सक्लूसिवली, नॉट एक्चुअली। एन अलाउंस विच इज नॉट एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ, जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ सिरे से अलाउंस, तो फिर शायद वो ये वजह बनी थी। तो इसको जरा अंग्रेजी की उर्दू लिख लें।
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस की मीटिंग एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस की मीटिंग फॉरेन कंट्री में करने का अलाउंस दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिस की मीटिंग फॉरेन कंट्री में अटेंड करने का अलाउंस दिया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, आगे बोले, ऑफिस की मीटिंग फॉरेन कंट्री में अटेंड करने का अलाउंस दिया। आगे क्या लिखेंगे? और बाद में मीटिंग कैंसिल हो गई और पैसे एम्प्लॉय के पास ही रहे। और बाद में मीटिंग कैंसिल हो गई और पैसे एम्प्लॉय के पास ही रहे। अच्छा, ये अलाउंस के अंदर तो मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी आपसे बात कर ली। रीइंबर्समेंट में कोई ऐसी बात नहीं है। रीइंबर्समेंट में कोई ऐसी बात नहीं है। रीइंबर्समेंट में वही बात है जो कल थी। अगर किसके लिए है? नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, तो क्या करें? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दें। और अगर फॉर ऑफिशियल ड्यूटी तो क्या करते हैं? तो इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। रीइंबर्समेंट में होती क्या वैसे? पहले एम्प्लॉय क्या करता है? खर्चा करके बाद में एम्प्लॉयर उससे क्या करता है? रीइंबर्स करता है। पढ़ लें पॉइंट डी एक दफ़ा दोबारा कल वाला, और ये नोट करें तो नोट कर लें। ओके, पॉइंट नंबर ई। चलो, क्या हुआ? कैलकुलेटर गिरा? कल एक काम करें, पहले तादें करेंगे तो फिर बताता हूँ, वरना नहीं। कर लेंगे? कौन कौन करेगा काम? बस आसान सा काम है और हर बंदे के लिए पॉसिबल है, बहुत आसान सा। कल का दिन ना मोबाइल के बगैर गुजारें। डन? हाथ खड़ा करें, पक्की बात बताएं, हाथ खड़ा करें। कल का पूरा दिन 24 आवर सोच के, माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। इंशाल्लाह मंडे को कारगुजारी लेंगे इसकी। कारगुजारी पता है ना क्या होती है? यानी हाउ यू स्पेंड योर टाइम। अच्छा जी, पॉइंट ई का 1, पॉइंट ई का 1, आज ही घर वालों को फोन कर लीजिएगा, हॉस्टल वाले। कल कह दीजिएगा मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग है, यानी मैं ट्रेनिंग ही है ना ये, और क्या है। अच्छा भाई, एक साहब पेप्सी में नौकरी कर रहे हैं और गोरमे वालों ने इनको अप्रोच किया है कि भाईजान आप ऐसा करें, आप गोरमे में आ जाएं, पेप्सी में आपको लाख तनख्वाह मिल रही है, हम भी आपको 1 लाख देगा। तो इसने कहा ये कोई बात ना हुई। गोरमे वालों ने कहा 1 लाख के साथ एक रसगुल्ला और रसमलाई रोजाना। ने कहा आई एम नॉट किड एंड यू आर किडिंग विद मी।
गौरमें वालों ने कहा पुत्र पुत्र इधर आ। गौरमें वाले जो है एक गाड़ी में ले गए इसको और गाड़ी की जाके खोली डिग्गी और डिग्गी के अंदर से कायदे आजम के कोट की खुशबू आई। वो नोट में कोट पहना हुआ है ना मेरे ख्याल से उन्होंने, नहीं वेस्ट कोट पहना हुआ है, शेरवानी वाली है, चलो जो भी है। तो नोट निकाल के चेक कर रहे हैं, बाद में देख ली यार। तो डिग्गी में से जो इतने सालों से नहीं पता चल के क्या फायदा हो जाएगा। तो डिग्गी में से नोटों की क्या आई, खुशबू आई। तो गौरमें वालों ने कहा भाईजान आप 7 लाख रुपया पकड़ें और आप हमारे पास नौकरी शुरू कर दें, खुदा के लिए हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है। इस बंदे ने कहा चलो ठीक है मैं मान जाता हूं। तो पहले गौरमें वाले कह रहे थे मान जा, कहते हैं नहीं मानूंगा, मान जा नहीं मानूंगा, 7 लाख पकड़ ले मान जाऊंगा। तो ये जो पैसे गौरमें वालों ने इसको दिए ये किस चीज के दिए, रिश्ता करने के। किसके, लेकिन वो जो मैं रिश्ता बताऊं कौन सा वाला, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें मौलवी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 2 बंदे भी बैठे होंगे तो पता चल जाएगा। तो पढ़ें जी, द अमाउंट रिसीव्ड, द अमाउंट बाय एम्प्लॉय लिखें, बाय एम्प्लॉय, अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग, मनाने के पैसे, मनाने के पैसे, फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू जेल, टू एंटर इनटू रिश्तेदारी, मरते दम तक रिश्तेदारी नहीं, नहीं बस एम्प्लॉयमेंट रिश्तेदारी कर लो। आज के बाद तुम नौकर मैं मालिक, नहीं मान रहा था, 7 लाख रुपए दे मान गया। ओके, तो कई दफा एम्प्लॉय नई जगह पे जाने से रजिस्टर कराओ तो नया एम्प्लॉयर उसको पैसे देता है। ये पैसे उसकी महीने की तनख्वाह के अलावा होंगे या महीने की तनख्वाह की बजाय होंगे, यानी मतलब ये है कि महीने, मुश्किल हो गया कुछ लोगों को जो उर्दू नहीं आती सही, महीने की तनख्वाह भी मिलेगी, ये पैसे भी मिलेंगे, या सिर्फ ये पैसे ही मिलेंगे, या सिर्फ महीने की तनख्वाह ही मिलेगी। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। आमतौर पे ये पैसे महीने की तनख्वाह से ऊपर का माल होता है, जिसे आप कहते हैं मुफ्ता लग गया, ये महीने की तनख्वाह से ऊपर का माल होता है आमतौर पे। लेकिन ऐसा भी हर मंथ नहीं, एक ही दफ़ा मिलेगा ना, अब मनाना उसे एक ही दफ़ा, तो जाना तो नहीं मनाना। तो ये जो पैसे हैं ये महीने की तनख्वाह के अलावा मिलेंगे उसको। और दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर कह दे 1-2 महीने तो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, बस ये 7 लाख पकड़ लो, वो भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी अरेंजमेंट हो, बस एम्प्लॉय को पैसे मिले तो किस हेड में ऐड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा एक बार याद रखिएगा, एम्प्लॉयर जो है ना अपने प्रॉफिट्स बांटता होता है। एम्प्लॉयर के पास आसमानों से तो पैसे नहीं आते, एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट्स बांटता है। तो अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स बांट बाय एम्प्लॉयर, प्रॉफिट्स बांट बाय एम्प्लॉयर। प्रॉफिट्स कौन बांट रहा है, एम्प्लॉयर। कंपनी नहीं बांट रही शेयर होल्डर को, डिविडेंड कह देना है। प्रॉफिट बांट रहा है कौन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। यानी एम्प्लॉयर के पास प्रॉफिट आता है तो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेता है ना। तो अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स, लेकिन ये जो पैसे होते हैं ना, इट मे बी इन ऑफ एनी प्रॉफिट ना, ऐसे काम की चीज नहीं है, और कई दफा ऐसे आम लोगों को कॉन्सेप्ट भी परेशान करती है। तो ब्रैकेट में लें जरा इसको। ये जो पैसे मिले हैं 7 लाख ऊपर के डिग्गी में से, दिस अमाउंट इज इन ल्यू ऑफ, और दिस अमाउंट इज इन एडिशन टू। इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू का मतलब बता दें। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। अबे सैलरी ना लो 2-3 महीने ये पैसे ले लो, या सेकंड ऑप्शन सैलरी भी ले लो पैसे भी ले लो। एम्प्लॉय कहेगा यार इतना सखी एम्प्लॉयर, मेरी जान ले लो अब तो तुम। अच्छा प्लीज कमेंट्स जरा।
कंट्रोल रखा करें। ओके अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मरहबा जी आज आपका पहला दिन है। एम्प्लॉय ने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल का हो गया हूँ मैं। कहते नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज आपका पहला दिन है, तो अल्लाह आपका आना मुबारक करे, अल्लाह आपके भाग लगाए। और ये कौन बोल रहा है? आप ना एक मुआहिदा करें कि 2 साल तक हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। एम्प्लॉय ने कहा नहीं नहीं आपको मेरा पता है, मैं इधर मैं भी निकल जाऊंगा। एम्प्लॉय ने कहा नहीं ये मुआहिदा करो 2 साल तक मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। एम्प्लॉयर ने कहा जरा आओ, डिग्गी खोली, ये 3 लाख रुपए। एम्प्लॉय ने कहा जान दे दूंगा सर आपके लिए, ये वाला काम आप रखें वो वाला मैं रखता हूं जारी। तो एम्प्लॉय पैसे देने पर मान गया। अब ये नौकरी करने पे माना है या नौकरी के अंदर लगाई गई शर्त पे माना है? ओहो खरीदा जा रहा है। चलें जी, पिछले में क्या पढ़ा था? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग। असल तो यही बात है ना, आगे उसने फिर आगे पीछे अपनी कहानियां लगाई हुई हैं। इधर क्या है? अमाउंट रिसीव फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट। और नीचे क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एग्रीइंग टू अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन आपने लिख लिया, 2 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे। जब 2 साल पूरे हो गए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि साल का और वादा करो, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो एम्प्लॉय ने कहा आपको पता है। एम्प्लॉयर ने कहा वो पहले अरेंजमेंट हुआ हुआ है, आप आ जाओ। मोटरसाइकिल पे ले गया, 60,000 रुपये निकाल के दे दिया, एम्प्लॉय मान गया। और एनी चेंजेस टू दोज कंडीशंस। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा हूं जरा, कभी कभी आपको पता है जंप भी मार लेते हैं। पॉइंट 5, फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक दिन बुला के कहा कि तुम इस चीज का मेरे से वादा करो कि तुम पार्ट टाइम जॉब मेरे कंपेटिटर के पास नहीं करोगे। पार्ट टाइम जॉब भी लोग कर रहे होते हैं, तो तुम इस चीज का वादा करो तुम पार्ट टाइम जॉब मेरे कंपेटिटर के पास नहीं करोगे। मिसाल के तौर में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, अब तुम केक्स एंड बेक्स में शाम को कोई काम नहीं करोगे या रात को कोई काम नहीं पकड़ोगे उधर। या तुम वादा करो कि ना तुम्हारा बेटा ना तुम्हारे और बच्चे मेरे कंपेटिटर के पास काम करेंगे। अब एम्प्लॉय ने कहा सर ये आप जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं और आप हदें क्रॉस कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा मैं हदें क्रॉस कर रहा हूँ, आओ ज़रा। एम्प्लॉय ने कहा सर मान गया मैं। अमाउंट रिसीव्ड, देख लें साथ वाले को समझ आ रही है, ऐसे ही आता है। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, बाय, अब किस चीज पे मना रहा है? फॉर एग्रीइंग, मान गया, टू अ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट होता है कड़ी शर्त। एक होता है ना कड़ी पकोड़ा, तो पकोड़ा हटा के शर्त लिख दे, कड़ी शर्त। ये कड़ी काट डंडे वाला नुक्ते वाला। आप लोगों के इलाके में भी बनती है कड़ी? शौक से बनाते हो? तो नहीं बनाते आप लोग कड़ी? कभी कभार। ओके, कह रहे पकोड़े के बगैर। अच्छा, तो फॉर एग्रीइंग मान गया टू अ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट फॉर एनी पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? पुरानी, प्रेजेंट अभी वाली, और प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब इसकी मिसाल कई हो सकती है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे,
गोरमे वालों ने कहा कि आपने शाम को किसी और कंपेटिटर के पास काम नहीं करना, और गोरमे वालों ने इस बात पे आपको पैसे दे दिए। तो ये जो गोरमे वाले ने आपको पैसे दिए, ये पैसे आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिले हैं? जी बिल्कुल। ये पैसे आपको किससे मिले? प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। या गोरमे वालों ने कहा कि आप 2 साल तक शाम को किसी के पास काम ना करो। जब 2 साल पूरे हुए तो ये गोरमे ही छोड़ के चला गया। इसने कहा बस ठीक है 2 साल पूरे हो गए, गोरमे ही छोड़ के चला गया। गोरमे वालों ने कहा आपने हमारी बात पूरी की थी, अब आप सुने कहीं और चले गए और कहीं और नौकरी कर रहे हो, अब हम आपको ज़रा पैसे भेज देंगे 15-20 दिन में। अब इसको जो पैसे मिलेंगे वो पास्ट एम्प्लॉयर से मिलेंगे। और इसी तरह कोई नया एम्प्लॉयर भी शर्त लगा सकता है, फ्यूचर एम्प्लॉयर। फ्यूचर एम्प्लॉयर ने शर्त लगा दी कि आगे तुमने और किसी और के पास आगे नहीं जाना, तो वो फ्यूचर एम्प्लॉयर आपको पैसे दे दे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चाहे पैसे कौन दे, पुराना एम्प्लॉयर, चाहे नया एम्प्लॉयर, चाहे मौजूदा एम्प्लॉयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 बातें हो गई। पहले आपने नौकरी करने के लिए उसे बनाया था, बाद में नौकरी की कोई, और 2 और 5 ना सेम ही है, इधर कंडीशन है इधर रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट है, दोनों का एक ही मतलब है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। अच्छा जी, अब क्या हुआ, एक एम्प्लॉयर नेस्ले ने कहा हम पानी बनाना बंद करें, हमें तो शर्म सी आवे पानी बनाते हुए। अब जो पानी बनाने के डिवीजन के अंदर एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा ना 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 भाई, ये क्या बात हुई, हद होगी, अब तुम हमें नौकरी से निकालोगे, ये है वो है, लटरम पटरम। तो ये जो है वो गुत्थम गुत्था हो गया आपस में, और गुत्थम गुत्था हो गया, पता नहीं इन्होंने क्या क्या आपस के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ की। अब मुझे ये बता दें, ऐसी सूरत में ये बहुत आगे बढ़ बढ़ के, ये बहुत आगे बढ़ बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सबको मिला लूंगा साथ, मैं ये मैं वो, मैं जा रहा हूं, मैं ये खड़ा हूं, ये देख लो सारे, ये है वो है। अब एम्प्लॉयर ने कहा आप जरा तशरीफ लाएं, आप जरा सारे चलें, सारे। एक ट्रक एम्प्लॉयर ने खोला और सबको 2-2 लाख रुपए दिया, और 2-2 लाख रुपए देके कहा घर जाते रहो। सारे भाग गए 2 मिनट में, बस ठीक है खत्म हो गया। बताएं ये पैसे मनाने के दिए हैं, जान छुड़ाने के दिए हैं? तो जान छुड़ाने के भी पैसे होते हैं और मनाने के भी पैसे होते हैं। चलें जी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा जरा कंट्रोल रखा करें ना, क्या अपनी क्लासें लगाई हुई हैं पूरी। पॉइंट ई का 3 आप बातें पास कर दें। पॉइंट ई का 3, अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनेशन या एंटर इनटू रिलेशन? टर्मिनेशन। तो नौकरी से अगर आप उसको निकाल रहे हैं पैसे देके, तो ये भी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। इसके 4-5 नाम है। कंपनसेशन, आप उसे कंपनसेट कर रहे हैं फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ, रिडंडेंट होता है फारिग कर देना नौकरी से, और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है चलती चलाई नौकरी छीन लेना, आ जाके वही बात है। एंड गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का यही मतलब है कि आप उससे सोने का हाथ मिलाएं। सोने का हाथ मिलाने का मतलब यही है कि आप उसे अच्छे खासे पैसे दें। जब आप उसे अच्छे खासे पैसे देंगे तो वो जाने को तैयार हो जाएगा। नाम याद कर लेना, टर्मिनेशन, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट है, ये हल्का फुल्का सा भी पढ़ लेते हैं, इसकी तफसील आगे काफ़ी डिटेल से हमें न्यूमेरिकल्स में मिलेगी। एक अरेंजमेंट होता है प्रोविडेंट फंड का।
इधर आओ भाई, इधर आओ। कोई पैसे वैसे हैं जेब में? देख लो, हैं आ जाओ। तूने बता दिया कहाँ रखे हुए हैं। इस तरह थोड़े थोड़े पैसे ना सेविंग करते रहो। ये जो है ना मैं आपके बिहाफ पे महफूज कर लूँगा, ठीक है? थोड़े से पैसे डालो। ये कितने जी? 10 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए जी? 10 रुपये हो गए। ये 10 रुपये हो गए। ये इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो गई, इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो गई। ये कितने रुपए जी? कुछ जादू नहीं होने लगा? ये कितने रुपए जी? 10। कितने रुपए हो गए? 20 रुपये हो गए। अच्छा जी, मैंने इनको कहा था थोड़ी बहुत ही कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी। इन्होंने एक दो दफा मुरव्वत में कहा नहीं 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 नहीं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जैसे आप सर करें, ठीक है, मैं इनकार नहीं करूंगा। अब जरा आप देखें, ये 10 रुपए ये इनके वाले हैं। मैं नोट का नंबर चेक करा देता हूं। ये 10 रुपए इनके वाले, ये 10 रुपए इनके वाले, ये 10 रुपए जो है वो और आ गए, और ये देखें कितनी फिक्र है इनको, और ये 10 रुपए और आ गए। कितने हो गए? इनको इधर आओ ना, मेन स्ट्रीम में। इनको खुशी कितने रुपए की होगी? 20 रुपए की। अल्लाह आपको मुबारक करे, जाएं। मैं कल से पहली रो में बैठूंगा, मैं लुट मचा दूंगा। अच्छा भाईजान, आप ये खर्च नहीं करने, ठीक है? ये संभाल के जरा। अच्छा, वो अपने वाले अलग कर लो। तो इनको खुशी कितनी होगी? कौन से वाले 20? इसको आपने ऐसे नहीं बोलना, इसको जरा उल्टा बोलना है। लॉ मेकर को अभी जो लिखने लगे वो जरा उल्टा बोलेगा, उल्टा बोलना है आपने। इनको खुशी होगी जो पैसे इनके नहीं थे। 20 तो इन्हीं के अपने थे ना। इनको खुशी कौन सी होगी? जो पैसे टीचर ने डाले। लेकिन इस फिक्रे को मैं मुश्किल करके बोलने लगा हूं। जो पैसे इनके नहीं थे, जो पैसे इनके, उसमें इसको खुशी होगी। इसमें 20 तो उन्हीं के वाले थे और बाकी 20 मेरी तरफ से गए, तो इसलिए इनको खुशी सिर्फ कितने की होगी? 20 की। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कि इसकी इनकम कितनी है, मे बी अदर सोर्स, जो काम है, जिसका कारोबार तो नहीं है इसका, ये मेरे ख्याल से, तो आप इसकी बता दें इनकम कितनी होगी? इनकम 20 होगी। क्लियर? अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम घर हर महीने लाख रुपया लेके जा रहे हो, तो उसमें से 5,000 हर महीने मुझे जमा करा दो। अब वो एम्प्लॉय इस बास्केट में अपनी तरफ से पैसे डाल रहा होगा, अपनी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं आ रहे होंगे। तो लाख रुपए एम्प्लॉय हर महीने घर लेके जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयर क्या कहेगा? लाख में से हर महीने 5,000 इस बास्केट में क्या करते जाओ? डालते जाओ। ये तो शायद एम्प्लॉय अपने ही पैसे डाल रहा है ना इसमें, तो 5,000 को ऐसे ही 12 से ज़रब दे दें, 60,000 रुपया। तो 2010 में एम्प्लॉय ने, जिसको मैंने स्टूडेंट कहा था, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया? 60। फर्ज करें 2011 में 70 कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने, 2012 में 80 कंट्रीब्यूट किया। जिस वक्त एम्प्लॉय रिटायर होने लगा, तो ये जो सेविंग थी, सेविंग एम्प्लॉय ने की थी ना, ये जो सेविंग थी, आप चले जाएं, हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। दस 20 रुपए इसके पड़े हुए थे। इधर बताएं 60, 70 और 80 कितने पड़े हुए हैं? 210 रिटायरमेंट के टाइम पर इसको 210 मिलेंगे। 210 दिनों का टोटल होगा। लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट होता है ना, इसमें कुछ पैसे ना एम्प्लॉयर तोहफे के तौर पे अपनी तरफ से भी डालता है। एम्प्लॉयर, जैसे मैंने डाले थे, एम्प्लॉयर तोहफे के तौर पे कुछ पैसे अपनी तरफ से भी डालता है। आपने क्या एंट्री किया? इनकम डेबिट या लोन क्रेडिट? इनकम क्रेडिट, लोन क्रेडिट। अभी जो आपको 20 रुपए मिले, आपने क्या एंट्री किया? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, तो अलग बात। इनकम क्रेडिट किया, लोन क्रेडिट? अच्छा जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब कौन सा कंट्रीब्यूशन? आमतौर पे ये भी बराबर ही होता है उसके, 60, 70
मुझे बताएं मैं रिटायरमेंट के वक्त इनकम में कितने लेके जाऊं, ऊपर वाला 210 जो आपको नजर आ रहा है या नीचे वाला 210? नीचे वाला 210। इसको मैं एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये इस बंदे की क्या होगी, इनकम होगी। कौन सा वाला 210? नीचे वाला 210। क्लियर? ऊपर वाले 210 की आपने टेंशन नहीं लेनी। जब प्रोविडेंट फंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा, ये उसकी सैलरी का ना पार्ट बन के हर साल वैसे ही टैक्स हो गया है, इसको अब दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये उसकी सैलरी में ही पड़ा होता था, बल्कि कल शायद पड़ा था 50,000 के हिस्से किए थे कुछ, और उसमें 3,000 उसी का था, लेकिन हमने कहा था पूरा 50,000 ही कमाया है। तो ऊपर वाले की टेंशन ना लें, वो जो प्रोविडेंट फंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे उसकी मैं बात कर लूंगा। अभी आपको फील हो रहा है कि इसको तोहफा मिला है कितना? 210। नीचे वाला ये तोहफा मिला है, नोट कर लें। टोटल कितना घर लेके जा रहा होगा, वो अजीब सी फिगर बन गई, सॉरी, 420। पढ़ें जी। इसके वैसे हमने प्रॉपर न्यूमेरिकल करने हैं, अभी ऐसी थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई थी, तो बजाय के बच्चे कहते हैं सर आप छुड़वा देते हैं चीज़, तो साथ साथ करा दिया करें। आप कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आगे जाके डिटेल में पढ़नी होती है, लेकिन फिर भी मजबूरन मैं पढ़ा रहा हूँ ये, क्योंकि इसकी तफसील आगे काफ़ी आनी है क्लास में, तो हल्का सा टच ले लें इसका। तो तोहफा क्या मिला है, जो इसने अपनी तरफ से डाला था, जो एम्प्लॉयर ने डाला, जो एम्प्लॉयर ने वैसे डाले। इस इंग्लिश को पहले आसान करना है। अच्छा जी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड दैट इज नॉट हिज कंट्रीब्यूशन। जो बच्चे की कंट्रीब्यूशन नहीं है वो इनकम में डालो, यानी फिर जो मैंने डाले थे 20 रुपए वो इनकम में डालने हैं। तो बता दें व्हाट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला 210, नीचे वाला 210। इंग्लिश मुश्किल है, आसान इंग्लिश क्या होनी चाहिए थी? डेट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो इनकम में डाल दो। मुश्किल इंग्लिश, डेट इज नॉट, तो उर्दू में लिखें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है वो इनकम में डाल दो। और इंग्लिश भी आसान करें, पहले इंग्लिश आसान करें, पहले इंग्लिश आसान करें। अब उर्दू में लिखें, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है वो इनकम में डाल दो।
जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है वो इनकम में डाल दो, यानी फिर क्या इनकम में डालो। और ज़हन में वो बात याद रखिएगा, जो स्टूडेंट के 20 रुपए नहीं है वो उसकी इनकम है, यानी जो टीचर ने डाले हैं। लेकिन अगेन आज आके छोड़े परे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इट विल बी डिस्कस्ड, ये एंड पर डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल में बात करेंगे। वो चला, हाँ वो ऑलरेडी चला जाता है, पता नहीं। अच्छा जी, पेंशन कब मिलती है या एनओटी कब मिलती है एम्प्लॉय को? रिटायरमेंट के बाद। इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स में डालेंगे इसको, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में इसने यहाँ लिखा हुआ है। और एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 14 होगा कोई सेक्शन, जब आएगा तो देखेंगे। पॉइंट 3 को यार छोड़ दें, टैक्स फ्री सैलरी, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद करेंगे। टैक्स फ्री सैलरी, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, वो हम करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा धमाका है सैलरी के चैप्टर में। सैलरी के चैप्टर में भाई खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बहुत बड़ा धमाका है। सैलरी के चैप्टर में क्या माइनस करने की इजाज़त नहीं है? सर आसिफ कहते हैं कि मैंने कल बूट पॉलिश कराए कॉलेज में आने से पहले। सर उमैर कहते हैं मैंने कपड़े इस्त्री करवाए कॉलेज में आने से पहले। तो ये सैलरी कमाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। बट लॉ मेकर का जवाब क्या है? हाँ, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय अंडर द हेड सेक्शन 15A, जो प्रॉपर्टी के चैप्टर में था उसमें लंबी लिस्ट दी हुई थी खर्चों की, और यहां एक ही उसने पॉइंट लिख के सब फारिग कर दिया कि सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये अजीब सा चैप्टर है। अच्छा, पॉइंट 5, क्या ऐसा हो सकता है कि सैलरी एम्प्लॉयर खुद दे एम्प्लॉय को? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल साहब सैलरी खुद दे दें एम्प्लॉय को, यह भी समझ आ रहा है। प्रिंसिपल साहब किसी वजह से ना हो तो प्रिंसिपल साहब का कोई रिश्तेदार वहां बैठ के एम्प्लॉय को सैलरी दे दे, पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर प्रिंसिपल साहब भी ना हो, उनका रिश्तेदार भी ना हो, प्रिंसिपल साहब एम्प्लॉय को फोन करके बता दे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है वो तुम्हें सैलरी दे देगा क्योंकि मैं जरा आ नहीं सका। इन तीनों सूरतों में क्या समझा जाएगा? एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई या नहीं मिल गई? अब यही बात एम्प्लॉय के एतबार से सोच के बता दें। एम्प्लॉय सैलरी लेने खुद भी आ सकते हैं, पहले वो उसको तो बुलाए ना, पहले खुद भी आ सकते हैं। खुद नहीं आया रिश्तेदार को भेज दे, वो आके सैलरी ले लेगा। और रिश्तेदार भी नहीं है, खुद भी नहीं है, किसी दोस्त को भेज दें। दोस्त का क्या मतलब होगा, एसोसिएट या थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी। तो सादा सी बात थी, इसमें कोई इतनी लंबी जोड़ी पता नहीं इसने 0.5 क्यों बना दिया। तो एम्प्लॉयर खुद भी तनख्वाह दे सकते हैं, एम्प्लॉयर का रिश्तेदार भी तनख्वाह दे सकते हैं, और एम्प्लॉयर का दोस्त भी तनख्वाह दे सकते हैं। एम्प्लॉय खुद भी तनख्वाह ले सकते हैं एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय का दोस्त भी। और तनख्वाह पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये पॉइंट पढ़ें फिर न्यूमेरिकल एक करना है जरा। पॉइंट 5, एन अमाउंट शेल बी एज्यूम्ड एज रिसीव्ड। एन अमाउंट की जगह लिख लेना सैलरी। सैलरी शेल बी एज्यूम्ड एज रिसीव्ड। एन अमाउंट का मतलब सैलरी। सैलरी शेल बी एज्यूम्ड एज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इफ इट इज पेड बाय कौन? एम्प्लॉयर दे दे, या फिर एम्प्लॉयर का रिश्तेदार दे दे, या थर्ड पार्टी। किसका थर्ड पार्टी कौन होगा? एम्प्लॉयर का दोस्त, अंडर एन अरेंजमेंट विद एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर फिर एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करेगा, यार वो मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे से, वो मेरा ही बंदा है, तुम परेशान ना होना, और कल कला को फिर तुम ये भी ना कहना कि मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली थी। तनख्वाह पुराना एम्प्लॉयर भी दे सकता है और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी। तनख्वाह दी किसको जा सकती है? आपने ये एक चीज नोट की है, बाय और टू। बाय टू नवाज शरीफ। अच्छा, तो वो कितना खुश हुआ है। तो बाय यानी तनख्वाह देने वाला, और टू तनख्वाह लेने वाला। नहीं क्या मतलब तनख्वाह देने वाला लेने वाला दोनों, पता नहीं अजीब से बात। अच्छा, एम्प्लॉय तनख्वाह खुद ले ले,
या एम्प्लॉय का बेटा आके तनख्वाह ले ले। एम्प्लॉय नहीं बीमार है तो एम्प्लॉय अपने बेटे को भेज देगा, एम्प्लॉय का बेटा भी ना आए, दोस्त आ जाए, दोस्त आके तनख्वाह ले ले। एम्प्लॉय भी बीमार है, एम्प्लॉय का बेटा भी बीमार, दोस्त आ जाए। चलिए जी सवाल लिख करना है अगले पेज पे। मिस्टर अजहर, भाईजान इधर आ जाए, तुम तीर आजमाओ, मैं जिगर आजमाता हूं। चलो थोड़ा सा आहिस्ता हो जाया करना, जब पता हो कि मुकाबला टीचर से हो रहा है तो ठीक कह रखा है तूने कहा। इससे है दोस्ती आपकी? सलाम दो अच्छी है। अच्छा Mr. Azhar is an employee of ABC company. He has provided you the following details for tax year 2011. अगला सफ़ा है। His basic salary is rupees 40,000 per month. महंगाई allowance is 2,000 per month. House rent allowance is 20,000 per month. He retired on 30 अप्रैल। तो अप्रैल के बाद कितने महीने बचेंगे साल खत्म होने में? 2, मई जून। तो कितने महीने नौकरी पे रहा? 10 महीने। 31 मार्च होता तो 9 महीने होने थे ना। तो अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? मई जून। तो कितने महीने नौकरी पे रहा? 10 माह। ये एक मजे की चीज है जो आज हमने पढ़ी है। एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा था या रिटायर होने को तैयार नहीं अभी हो रहा था, तो एम्प्लॉयर ने उसको मनाने के लिए गोल्डन हैंडशेक पैसे दिए। गोल्डन हैंडशेक पैसे रिसीव हुए हैं उसे रिटायरमेंट पे। कितने? 9.5 लाख या तोड़े 9 लाख? नहीं, तोड़े हमारे नहीं है, तोड़े उनके। मिस्टर अजहर के कितने? 9.5 लाख। अजहर के 9.5 लाख। क्लियर? अब आप इन चारों को जमा कर दें बस। हाँ, ये न्यूमेरिकल कराना था, मैं जा रहा हूं, जाएं। बेसिक सैलरी कितनी जी? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ्स। जैसे इनकम हम प्रॉपर्टी में हम देखते थे कितना अर्सा घर किराए पे रहा। 10 से मरा 10 मंथ्स है यहां। ये आगे क्या है? महंगाई अलाउंस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? आगे बोलें कितना? गोल्डन हैंडशेक 9 लाख। तो कितने किस्म के पैसे मिले एम्प्लॉयर से इस साल? 4 किस्म के। ये गोल्डन हैंडशेक को पर मंथ है या ये टोटल है? टोटल है। 1,5 ये इसकी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जब न्यूमेरिकल के फेस पे जाएंगे आगे आप लोग लिख लेंगे मिस्टर सर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2010। इसकी सिर्फ एक इनकम है, सबर यार नोट करने देता हूं। इसकी एक इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस 0, कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 0, प्रॉपर्टी 0। टोटल करें, यही आ गया। ये इसकी कौन सी इनकम बन गई? टोटल भी यही और टैक्सेबल इनकम भी। मैंने सवाल आगे नहीं पढ़ा, सवाल में आगे भी है कुछ। अब टैक्स इस पर टेबल 1 के मुताबिक लगाना है या टेबल 2 के मुताबिक? उसके मुताबिक जरा कैलकुलेटर के बगैर ट्राई करते हैं क्योंकि डाटा आसान है। इसका जब मैं 75% लूंगा तो जो भी जवाब आएगा वो इससे कम ही आएगा ना। उसको जब इससे कंपेयर करूंगा तो सैलरी कम नहीं आएगी, ज्यादा आएगी। वैसे इसका 75 इसका 75% 11 सैलरी कम तो टेबल 1 तो सैलरी ज्यादा है ना। कौन सा टेबल? टेबल 2 लगवाएं। चैप्टर 4 में जाएं जरा।
कितना? 15,000 जमा 12.5% ऑफ 370। क्या जवाब आ गया? 612। ओके, तो टैक्स इसका बोले कितना बन गया? 61। एक बात मुझे करने फिर नोट करना है आपने। कभी आपने सुने कि लोगों के दो मुंह होते हैं? कि कहाँ रहते हैं नो वाले? इनकी टेंशन ना लें आप लोग। सुने आप लोगों ने सुना है ना? लोगों के कितने मुंह होते हैं? दो मुंह होते हैं। अच्छा, आज न्यूमेरिकल के भी दो मुंह होंगे। क्लास के बाद आपने सरासी की क्लास में अगर जाना है तो कहना सर आज दो मुंह वाला न्यूमेरिकल किया। कितने वाला? दो मुंह वाला न्यूमेरिकल किया। इस मुंह का ना मैंने नाम लिखना है, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है। और ये पूरा मुंह बनाना है मैंने, इसके लिए भी मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, तो एक मुंह आप नोट कर लें, तो दूसरा मुंह इकट्ठा बनाएंगे। ये वर्किंग है, साबुन तौलिया शोलिया, ये वर्किंग बना लें पहले। रशीद को प्यार से कौन ही मारे? रशीद चल ले जल्दी जल्दी भाई, दूसरा मुंह बनने दो फिर तस्वीर खींचना। अभी नोट कर लो। ओहो, अल्लाह साथ को पढ़ने की तौफीक दे दे, बड़ी बात हो जाएगी। अलाउंस मतलब पर मंथ है, अगर वो टोटल बता देता है 50,000 आ रहा है तो फिर टैक्स करना पड़ेगा। वो बताएगा कि फिर 1 ऑफ ये पर मंथ है। अगर वो वैसे बताएगा 50 है तो आगे नेचर बताएगा कि किस तरह मिल रहा है। ले रहे जल्दी करें नोट। जी, तो इसने 11 है टैक्स ईयर। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं, कर लें से 2011। जल्दी करें नोट। ओके, अच्छा जी, एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है कि भाई रोक लिखना बंद कर दें, फिर मैं ऑप्शन बताऊंगा। भाई 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 उधर लिखना बंद कर दें, 1 से 2 मिनट अटेंटिवली सुन लें बस। एक ऑप्शन ये अवेलेबल है कि गोल्डन हैंडशेक पे सेपरेट रेट लगा दें। अब मैंने तो कहा था सेपरेट ब्लॉक इनकम्स खत्म हो गई हैं जब कैपिटल गेन का चैप्टर कर रहे थे। नहीं, ये सेपरेट ब्लॉक इनकम ऐसी है कि जिसमें आपने सेपरेट रेट लगाने की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वो रेट क्या होगा? A ओवर B। वो होगा पिछले 3 सालों का टैक्स और पिछले 3 सालों की इनकम। तो अब ना गोल्डन हैंडशेक के बारे में एक ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ किसके बारे में? कि इसको टेबल 1 2 की रिदम से बाहर निकाल दें और इस पे कौन सा रेट लगा दें? सेपरेट रेट लगा दें। अब मैं सेपरेट रेट लगाऊंगा और न्यूमेरिकल का दूसरा मुंह बनाऊंगा। कितने सालों का रेट लेना है एवरेज? 3 सालों का। सवाल ने कितने सालों का डेटा दिया हुआ है? अच्छी एवरेज आ जाएगी ना वैसे? नहीं 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 नहीं, आपने लॉ को फॉलो करना है। बहुत पुराना रेट काट दें, पिछले 3 साल बताएं। मैं 11 में खड़ा हूं। 10 9 8, इनकी तरह एवरेज रेट निकालें। एवरेज रेट में से कैसे आ सकते हैं? कैलकुलेटर में निकाल लेंगे, हो जाएगा वैसे। मुझे 3 सालों का टैक्स बताएं। 40 प्लस 24 प्लस डिवाइडेड बाय
1000 जमा 800 जमा 900, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 1000 से नहीं, वो मैं को रुपीज में नहीं लाना चाह रहा, इसको परसेंटेज में लाना चाह रहा हूं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें जाके परसेंटेज में आ जाए, इंटू 100 फॉर ब्रिंगिंग इट टू परसेंटेज 4%। पिछले 3 सालों से जो मैं टैक्स दे रहा हूं वो एवरेज किस रेट पे दे रहा हूं। अब मैं क्या करूं, गोल्डन हैंडशेक पे कौन सा रेट लगा दूं, 4%, और बाकी इनकम्स अगर मेरी को बची हैं उन पे नॉर्मल टेबल 1 और 2 वाले जो रेट होते हैं। अब देखते रहे, बात थोड़ी आसान सी है। अब किसको खींच रहे हैं बाहर, 950 को, ऑप्शन नंबर 2। तो ये फिर कौन सी ऑप्शन थी, ऑप्शन 1, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे। गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल वे में ट्रीट करें, वो तो हमने कर लिया, आसान सा था। और ये भी आसान है, सेपरेट ब्लॉक्स के सवाल किए हैं ना। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक एज सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 1570000। अटेंटिव रहिएगा। और यार ठहर जाना, नोट ना कर, इसमें 9,50,000 पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है 950, निकाल दें। वही जो ऐड करके लेस करते थे, अब ऐड थोड़ा इधर किया हुआ है, ये माजरत, ऐड थोड़ा इधर करके किया हुआ है, इसको क्या करते हैं, लेस कर दें, गोल्डन हैंडशेक से पाक कर दें। पुत्र ये मक्खन है, इसमें से मैं बाल निकाल रहा हूं, पुत्र ये कबाब है, इसमें से मैं हड्डी निकाल रहा हूं, लेस गोल्डन हैंडशेक। मक्खन मक्खन कितना निकला, 6,20,000। अच्छा, इस बंदे की सिर्फ है ही सैलरी, तो फिर तो टेबल 2 ही लगना है ना। जिस बंदे की है ही सैलरी, सारी सैलरी है, जैसे अभी भी टेबल 2 ही लगाया, तो टेबल 1 लगना है, 2 लगना है इधर। मैं वो फिर कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अभी मुझे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ वापस आने दें। इस 6,20,000 पे कौन से रेट लगाऊं, वो जो 4% मैंने मेहनत करके निकाले, या चैप्टर 4 में जाऊं। चैप्टर 4 में मैं नहीं जा रहा, इसमें मैं अलग बाद में रेट निकाल लूंगा। एक टैक्स मैंने इसमें ऐड करना है, वो कौन सा, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक जी। 4% किसका, जिसको निकाले। क्या जवाब आया, 38,000। ये तो आसान सी बात ही समझ आ गई। अब मुझे बता दें, इस इनकम पे तो मैंने नॉर्मल रेट लगाने हैं, उसके लिए मेरा चैप्टर 4 में इकट्ठे चले जाते हैं, देखाते हैं रेट। टेबल 2 में जा रहा हूं मैं, पेज नंबर किताब का 35। टेबल 2 में बता दें क्या रेट है, 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। बता दें जी 6 लाख से अमाउंट कितनी बढ़ी है, इंटू 2.500। अब क्लास के बाद बच्चे आते हैं और आके जी जाहिलाना सवाल पूछते हैं, ये 4% आपने उधर निकाला था, ये 2.5 कहां से आया है। फिर टीचर टीए को बुलाते हैं, कहते हैं इसका सर पकड़ो यहां से। टीचर खोलते हैं पेज 35, इधर होती है किताब, इधर होता है टीचर, इधर होता है स्टूडेंट, इधर होता है टीए। टीए ने पकड़ा होता है सर, फिर सर उसका नाक पकड़ के ना 2.5% पे भी टीचर मारते हैं, ए क्योंकि साथ से चैप्टर 4 नहीं खोल रहा था, तो फिर कहते हैं पता नहीं 4 लगाना है 2.5 लगाना है। तो ये क्लास के बाद किसी ने करवाना है तो आ जाए। आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, इधर उधर तो मुझे नहीं समझ आ रही। $38,500। मुझे बता दें कौन सी ऑप्शन
आपको अच्छी लगे। इमरान खान से आपकी मोहब्बत अपनी जगह, अगर वो वज़ीर आज़म बनता है, इमरान खान से आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आप अपने एतबार से जरा बात करें। आप 61,000 हुकूमत को देना पसंद, चलें शहबाज शरीफ को ज़हन में ले आए, 61,000 देना पसंद करेंगे या 38,500, या देंगे ही नहीं? देंगे ही नहीं वाली ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दो ही हैं, या ज्यादा टैक्स दे दो या कम से। हम कौन सी चीज ऑप्ट करेंगे? ये वाली। तो ये ऑप्शन क्या निकली? अच्छी। अंग्रेज इसको वैसे फिजिबल बोलते हैं मेरे ख्याल से, हम लोग अच्छी बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शन फिजिबल है हमारे लिए कि इसको क्या कर दें, कौन सी इनकम कर दें, नॉर्मल या सेपरेट ब्लॉक? क्लासें लेने से पास होंगे या घर जाके पढ़ना भी पड़ेगा? हाँ, कुछ समझते हैं क्लासें लेने से खाली काम चल जाएगा। क्या कह रहे कि 3 साल जो है वो हमने क्यों किया है, 3 साल की एवरेज क्यों ली है? भाई पेज 85 पे जो लॉ में लिखा हुआ है वो मैं नहीं बदल सकता। पेज 85 मैं आया था, पेज 85 पे मैंने पढ़ाया है, आज मैं जराबे भी उतारूंगा, नेक्स्ट काम ये करूंगा। मैंने पढ़ाया है तो उस वक्त तो देख नहीं रहा था, जब मैं कह रहा होता हूं उस वक्त तो नोट कर रहा होता है। इधर आ, जल्दी आ भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। ओ तू ही जल्दी आ, जल्दी आ। तुझे डंडे रहना चाहिए था, लेकिन तूने कैमरे के सामने नहीं आना ताकि पता ना चले ना कौन है। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा पीछे। अब ऐसे रिवर्स चल के जाना है। तो बता दें जी कौन सी ऑप्शन फिजिबल है? पहली वाली ऑप्शन फिजिबल है, दूसरी वाली? तो गोल्डन हैंडशेक को निकालकर आपने क्या लगा दिया? पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। अच्छा, ये ना इधर देखें, नेक्स्ट वीक जो असेसमेंट है, बल्कि ऑनलाइन वालों को तो ये लेक्चर मंडे को अपलोड हो रहे हैं ना, तो सैटरडे को जो असेसमेंट है, ये हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, तकरीबन 7 हमारा चल रहा है, लेकिन असेसमेंट में सिर्फ वो होंगे जो हमने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं। यार 9वां 10वां 11वां तो आपका रनिंग में है, आपके फिंगर टिप्स पे 9वां 10वां 11वां, तो थोड़ा सा 5वें पे मेहनत कर लें डेफिनेशंस पे, और 13वां ताज़ा किया हुआ है उस पर मेहनत कर लें, बाकी सारे आपके रनिंग में हैं। ठीक है इंशाल्लाह। 5वां सिलेबस में है 9वां 10वां 11वां और 13वां। ठीक है, अभी दिन रात जाके एक कर दें। चलें, अच्छा